बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ मेरी बीवी फौत हो गई। मेरी 2 बेटियां थीं। मुझे उनकी फिक्र थी, इसीलिए मैंने दूसरी शादी न की और कमाने के लिए बाहर मुल्क चला गया। और बेटियों को बेवा बहन पालने लगी। वो कहती कि मैं माँ बन के इनको पालूंगी। मैं हर माह पैसे भेजता, लेकिन जब बेटियों से बात करने का कहता तो बहन टाल देती। इसी तरह से 1.5 साल गुजर गया, पर बेटियों से बात न हुई। तो अचानक उनसे मिलने पाकिस्तान वापस आ गया। मैं घर का दरवाजा बजाने लगा कि कलेजा मुंह को आ गया। बेटी भिखारी के कपड़ों में घर के बाहर। मैं जो ही दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुआ तो उड़ती हुई प्लेट मेरे कदमों में आ पड़ी। अंदर से आती चीखों पुकार की आवाजें सुनते ही मैं समझ गया कि आज फिर जबरदस्त दंगा हो रहा है। मैं फौरन ही आगे बढ़ा ताकि मामले की नजाकत को समझ सकूं। आवाजें बावर्ची खाने की जानिब से आ रही थी। मैं जो ही बावर्ची खाने के दरवाजे पर दाखिल हुआ, एक और उड़ती हुई प्लेट मेरी तरफ आई, तो मैंने फौरन ही एक जानिब झुककर अपना बचाव किया। प्लेट दरवाजे से टकराकर मेरे कदमों में गिरकर चूर चूर हो गई। मैंने हैरत और सदमे से गंग होकर प्लेट फेंकने वाले की जानिब देखा और अपनी बहन को खड़े देखकर हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं गुस्से में धड़ा, मगर मेरी धाड़ का किसी पर कोई खास असर दिखाई न दिया। वो दोनों एक नजर मुझ पर डालकर आपस में वैसे ही बहस और तकरार में मशगूल हो गई जैसे पहले मसरूफ थी। मैं कुछ देर खड़ा उनकी बहस का मौजू जानने की कोशिश करता रहा, मगर कोई फायदा ना हुआ। न जाने वो दोनों कौन सी बात को लेकर बहस कर रही थी। फिलहाल तो यही लग रहा था कि झगड़े की कोई एक खास वजह नहीं है। मैं वहां खड़ा रहकर क्या करता, लिहाजा अपना पहलू बचाता हुआ कमरे में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद करके आराम से टीवी लगाकर बैठ गया। मुझे मालूम था अभी थोड़ी देर में सुलह सफाई कराने के लिए वो दोनों मेरे पास ही आएंगी, इसीलिए मैं पांव पसार कर टीवी देखने में मगन हो गया। मेरा नाम जावेद है। हम 2 ही बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 6 साल बड़ी थी। मैं कमाने के काबिल हुआ तो अब्बा एक ट्रैफिक हादसे में चल बसे। हमारे छोटे से खानदान पर शोक की कैफियत तारी थी। अब्बा की मौत का मुझे बहुत दुख था, क्योंकि मैं अब्बा के बेहद करीब था। घर में मजीद सन्नाटा छा गया था। अब्बा ने अपनी जिंदगी में ही मेरी बहन को रुखसत कर दिया था। वो अपने घर की थी। अब्बा की मौत के बाद चंद हफ्ते हमारे साथ गुजारकर मेरी बहन शबनम वापस लौट गई थी। घर में मैं और अम्मा ही रह गए थे। अम्मा हर वक्त अब्बा को याद करके रोती रहती, तो मैं अम्मा की हालत को देखकर उदास हो जाता। मैं चाहता था कि अम्मा अब्बा की मौत का गम अपने सर पर सवार न करें, क्योंकि इस तरह वो खुद भी बीमार हो सकती थी। अब्बा के बाद मैं अम्मा को नहीं खोना चाहता था। मेरा इस भरी दुनिया में अम्मा के सिवा था ही कौन। लिहाजा मैं अम्मा की ढारस बन गया। मैं उनको जिंदगी की तरफ लाने की बेहद कोशिश करता और हर वक्त उनको बातों में मशगूल रखता। रफ्ता रफ्ता अम्मा भी बहल गई थी और वापस जिंदगी की तरफ लौटने लगी। अब्बा का गम खत्म तो नहीं हो सकता था, मगर वक्त के साथ कुछ भर गया था। अब्बा के गम का जख्म खत्म तो नहीं हो सकता था, मगर वक्त के साथ कुछ भर गया था। अम्मा को मेरी शादी की फिक्र लाहक होगी तो वो लड़कियों की तलाश में निकल खड़ी हुई। मैं भी खुश था कि चलो इस बहाने अम्मा कुछ बहल गई थी। मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो मेरी माँ को मुझसे अलग न कर सके, बल्कि वो हमारे घर और हमारे माहौल में घुल मिल जाए। अम्मा की भी यही ख्वाहिश थी। अम्मा ने अपनी काफी जानने वालियों को लड़की के लिए कह रखा था और बिलाखिर एक दिन अम्मा की तलाश खत्म हुई और अम्मा ने मेरी ही बहन के ससुराली रिश्तेदारों की बेटी को मेरे लिए पसंद कर लिया। अम्मा ने मुझसे मेरी राय पूछी थी, तो भला मुझे क्या एतराज होना था। मैं अम्मा की पसंद और मर्जी में खुश था। मैं चाहता था कि अम्मा ही अपनी पसंद से बहू इस घर में लाए, ताकि बाद में भी अम्मा को वही पसंद रहे और अम्मा उसमें कीड़े ना निकाल सके। लड़की वालों ने भी फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर दी और अम्मा शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। मैं अम्मा को तैयारी करते देखता तो मुस्कुरा देता। दुनिया जहां की कोई ऐसी चीज न थी जो उन्होंने अपनी बहू के लिए ना ली हो। वो बड़े अरमान और शौक से मेरी बीवी के लिए जोड़े तैयार कर रही थी। मेरी बहन भी उनका पूरा पूरा साथ देती। वो रोजाना ही अम्मा के साथ बाजार जाने को मौजूद होती और दोनों जी भर कर खरीदारी करती। वक्त पर लगाकर गुजरा और मेरी बीवी उज़मा मेरी जिंदगी में चली आई। उज़मा एक हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। उसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। उसने जल्द ही अपना मकाम मेरे दिल में और इस घर में बना लिया। वो अम्मा की बहुत इज्जत और खिदमत किया करती और अम्मा के आगे पीछे घूमती। मुझे उससे कभी किसी किस्म की कोई शिकायत न हुई। वैसे भी हमारी शादी को ज्यादा अरसा न गुजरा था, मगर फिर भी मुझे मालूम हो गया था कि वो अपनी जिंदा दिली से कभी भी अम्मा के दिल से न उतरेगी, क्योंकि वो इज्जत करने वाली और ख्याल करने वाली लड़की थी।
وہ دل کی بہت ہی اچھی تھی. مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ اندازہ ہو چکا تھا. مجھے اپنی قسمت پر یقین نہ آتا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی تھی جس نے آ کر میرے گھر کو جنت بنا دیا اور میری شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا. وہ ہر کام وقت پر کرتی. اس میں سلیقہ اور طریقہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. دفتر میں بھی سبھی لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ میرے اندر کتنی واضح تبدیلی آئی تھی. مجھے کھانا ہمیشہ وقت پر ملتا اور کپڑے دھلے دھلائے تیار ملتے، تو مجھے دفتر پہنچنے میں بھی کسی قسم کی تاخیر نہ ہوتی. اس کے آنے سے پہلے میرے تمام کام اماں ہی کیا کرتی تھی، مگر میں اماں کو زیادہ کام نہ کرنے دیتا اور اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتا. مگر میں اس طریقے سے کام نہ کر پاتا تھا جیسے عظمیٰ کیا کرتی تھی. لہٰذا میں اکثر دفتر سے لیٹ ہو جاتا اور کپڑے مجھ سے اس طریقے سے استری نہ ہو پاتے تھے جس طرح سے ایک عورت کر سکتی تھی. عظمیٰ میرے کپڑے اس طرح استری کرتی کہ کپڑوں پر ایک بھی شکن باقی نہ رہتی. میں اپنی زندگی میں بہت مسرور تھا اور رب کا شکر ادا کیا کرتا تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملی. عظمیٰ کے آنے سے ہمارے گھر میں بھی رونق آ گئی اور اماں کا دل بھی لگ گیا تھا. اللہ نے مجھے اوپر نیچے 2 بیٹیوں سے نوازا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. مجھے بیٹیاں بہت پسند تھیں اور میری بیٹیاں تو تھی بھی اتنی ہی پیاری، بالکل پریوں جیسی. میں اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا. عظمیٰ بہت مصروف ہو گئی تھی. وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میرا اور اماں کا بے حد خیال رکھتی اور اماں کو گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی. اماں بھی اپنی پوتیوں کو پا کر بہت خوش تھی. وہ سارا دن اپنی پوتیوں کو سنبھال کر بیٹھی رہتی. عظمیٰ گھر کے کام کاج نمٹا لیا کرتی. دونوں ساس بہو میں مثالی پیار تھا. میں کبھی کبھار ڈر جایا کرتا کہ کہیں ساس بہو کے اس پیار کو میری نظر ہی نہ لگ جائے. میں نے رشتہ داروں اور آس پڑوس محلے والوں میں ہمیشہ یہی دیکھا تھا کہ بہو کے آتے ہی گھر کا شیرازہ بکھر جایا کرتا تھا. ہمارے محلے کی اکثر عورتیں اماں کے پاس آ کر اپنی بہوؤں کی برائیاں کیا کرتی کہ کس طرح انہوں نے ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے. میں بھی ان کے پہلو سے لگ کر بیٹھ جاتا اور محلے کی عورتوں کو اپنی بہو کی برائی کرتے ہوئے سنتا اور ان کو انوکھے مشوروں سے نوازتا کہ آپ اس طرح اپنی بہو کو قابو کرنے کی کوشش کریں. وہ عورتیں مجھے کہا کرتی تھی، جب تیری بیوی آئے گی تو تجھے پتا چلے گا کہ بیویوں اور بہوؤں کو قابو کرنا ناممکن ہوتا ہے. لہٰذا میرے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میری بھی بیوی آ کر میرے گھر کو بکھیر کر نہ رکھ دے. مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا. میری ماں اور بیوی دونوں میں مثالی پیار تھا. ایک دن ہماری زندگی میں طوفان آ گیا. میری بہن شادی کے 10 سال بعد بیوہ ہو کر اماں کے در پر آ بیٹھی. اماں کو جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا بے حد دکھ تھا. ان کی خوشی پھر سے اداسی میں بدل گئی. وہ ہر وقت اداس رہا کرتی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی. میری بہن کو شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تھی. وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور اب اس کا شوہر بھی چل بسا تھا. وہ خود بھی اداس رہا کرتی. ایسے میں عظمیٰ نے میری بہن اور اماں کی دلجوئی کرنے میں بھرپور ساتھ دیا. وہ ان دونوں کی ٹھارس بندھا کر انہیں ہمت اور حوصلہ دیتی. میں بھی اپنی بہن کی دلجوئی میں لگا رہتا. عظمیٰ اور میں نے مل کر کافی حد تک اماں اور اپنی بہن کو سنبھال دیا تھا. مگر کچھ عرصے میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اماں نے مجھ سے دبے دبے لفظوں میں میری بیوی کی شکایتیں کرنا شروع کر دی. میں حیران تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے. عظمیٰ نے اماں کو شکایت کا موقع دے دیا. میں نے 1-2 بار اماں کی شکایت سن کر عظمیٰ کی سرزنش کی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بحث نہ کی اور صرف اتنا کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ان کو مجھ سے شکایت نہ ہو. مگر کچھ عرصے میں دوبارہ سے اماں کو سے شکایتیں شروع ہوئیں. اب کی بار تو اماں کے پاس شکایتوں کا انبار تھا. میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے. میں نے جا کر عظمیٰ کی خبر لی تو وہ بھی پھٹ پڑی. اس نے مجھ سے اماں کی ڈھیروں شکایتیں کر دی. اس کی شکایتیں سن کر میں حیران تھا. نہ تو میری ماں ایسی تھی جیسا وہ بیان کر رہی تھی اور نہ ہی عظمیٰ ایسی تھی جیسے اماں نے بیان کیا تھا. میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کے آپسی تعلق کی ہمیشہ تعریف کیا کرتا. مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں سمجھنے سے قاصر تھا. میں نے عظمیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کے تیور دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات سننے کو تیار تھی یا وہ میری بات سے متفق تھی. اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اماں کو سمجھانے کا بیڑا اٹھایا مگر اماں تو میری بات سن کر حیرت سے گنگ رہ گئی. اچھا تو تم اب اپنی بیوی کی طرفداری کرو گے؟ اماں کا جملہ سن کر میں حیران تھا. ایسا نہیں اماں. میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے جیسی فضا قائم ہو جائے. اب ایسا ممکن نہیں. تمہاری بیوی کے تیور بدل گئے ہیں. شاید اس کو میری بیٹی کا یہاں آ کر رہنا پسند نہیں آیا مگر وہ اور کہاں جائے گی؟ اس کے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے. میں حیران ہو کے اماں کی بات سن رہا تھا.
भला उज़्मा को मेरी बहन के यहाँ रहने से क्या एतराज हो सकता था? मैं जानता था कि इस घर में मेरी बहन का भी हिस्सा था। ना तो मैंने और न कभी उज़्मा ने उसको यहाँ से जाने के लिए कहा था, मगर मैं अम्मा को कायल न कर सका। वो अपनी बात पर मिसर रही। मैं चुपचाप वहां से उठाया। घर में कशीदगी की फिजा कायम थी। उज़्मा चुपचाप घर के कामों में मसरूफ रहती। मैं उसे बुलाने की कोशिश करता तो वो मुझे भी काट खाने को दौड़ती। न जाने उसका मिजाज इतना तुंद कैसे हो गया था। वो तो हंसमुख और शगुफ्ता मिजाज वाली लड़की थी, मगर अम्मा सही कहती थी कि उसके तेवर बदल गए। दूसरी तरफ अम्मा भी हर वक्त शिकायतों का अंबार लिए मौजूद होती और वो मुंह ही मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती। कुछ ही दिनों में बहसों तकरार के साथ लड़ाइयों तक नौबत आ पहुंची थी। उज़्मा और मेरी बहन के दरमियान वो लड़ाई होती कि मोहल्ले वाले भी अपने घरों से सर निकालकर झांकते कि आवाजें किस घर से आ रही हैं। मैंने उज़्मा को समझाने की बेहद कोशिश की कि इस तरह से लड़ना बहुत बुरी बात होती है और आसपास घर मौजूद हैं। हर घर की आवाज दूसरे घर में जाती है, मगर उज़्मा समझने को तैयार न थी। अगर आप अपनी बहन को ये बात समझाएं तो ज्यादा बेहतर है। बहस वो ही शुरू करती है। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान होता, मगर उसको कुछ कह न सकता था। मैं उन दोनों के दरमियान बेबस था। न मेरे इख्तियार में अपनी बहन को लगाम लगाना था और न ही अपनी बीवी को काबू कर सकता था। लिहाजा दोनों का मार्का होता देखकर एक तरफ होकर बैठ जाता। अम्मा अपनी बेटी की तरफदारी किया करती और उज़्मा को ही बुरा भला कहती, मगर उज़्मा ने आज तक कभी भी अम्मा को पलटकर जवाब न दिया था। लेकिन वो मेरी बहन को ऐसे ऐसे जवाब देती कि मैं खुद भी हैरत से मुंह खोले खड़ा रह जाता। मैं जब भी उज़्मा से शिकवा करता तो वो आगे से यही कहती, मेरे मुंह में भी जब जबान है, मैं आखिर कब तक बर्दाश्त करूं? आपने तो कभी मेरा साथ दिया है ना देना है, मुझे खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। मैं इस रोज रोज की बहसों तकरार से तंग आ गया था। लिहाजा मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब चाहे वो लड़ती रहें या जो मर्जी करती, मैं यही जाहिर करता कि मुझे परवाह नहीं। मगर मैं दिले दिल में सख्त परेशान था। अम्मा की तबीयत काफी खराब रहने लगी तो उन दोनों की लड़ाइयां थम गई। मैं खुश था कि चलो अम्मा की बदौलत दोनों को कुछ अकल समझ तो आई। अम्मा की तबीयत न संभल सकी। उज़्मा ने ऐसे में अम्मा की बहुत खिदमत की। मेरी बहन भी अम्मा की खिदमत में जुटी रहती। अम्मा की बीमारी के नतीजे में दोनों एक हो गई थी और घर में फिर से सुकून आ गया था। मगर अम्मा की बीमारी जानलेवा साबित हुई। इस बार अम्मा न बच सकी। दरअसल उनको जवान बेटी के बेवा होने का गम खा गया था। अम्मा की मौत से हम सभी सकते किसी कैफियत में थे। घर में बेहद उदासी छाई हुई थी। अम्मा के दम से जो रौनक थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। उज़्मा अपने कामों में मसरूफ रहती, जबकि मेरी बहन भी अपनी ही सरगर्मियों में लगी रहती। उसको सिलाई करने और स्वेटर बुनने का बहुत शौक था। लिहाजा उसने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए वही सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया था। मोहल्ले की औरतें उसके पास अपने कपड़े सिलाई करवाने के लिए आ जाया करती तो उसका भी दिल बहल जाता। मैं इस बात पर ही मुतमईन था कि चलो दोनों अपने अपने कामों में मसरूफ रहती हैं और आपस में बेशक ज्यादा बातचीत नहीं करती, मगर लड़ाई भी नहीं होती। मगर यह सुकून बस कुछ ही दिनों का था। जैसे ही अम्मा की मौत का गम हल्का हुआ, घर में फिर वही लड़ाइयां शुरू हो गई। मेरी बीवी और मेरी बहन आपस में इस तरह लड़ती कि सारा मोहल्ला उन दोनों की आवाजें सुनकर लुत्फ ही उठाता। मेरी शादी को 12 साल का अर्सा गुजर चुका था। मेरी बड़ी बेटी 11 साल, जबकि छोटी बेटी 10 साल की हो गई थी। एक दिन अचानक उज़्मा काम करते हुए बावर्ची खाने में गिर पड़ी। मैं उस वक्त दफ्तर में मौजूद था। मुझे मेरी बहन का फोन आया तो मैं दफ्तर से दौड़ा चला आया। मैं फौरन उज़्मा को लेकर अस्पताल पहुंचा, मगर डॉक्टर की बात सुनकर मैं सख्त सदमे का शिकार हुआ। उज़्मा इस दुनिया में न रही थी। मुझे यकीन ही न आता था। वो अचानक दिल का दौरा पड़ने के सबब इस दुनिया से कूच कर गई थी। मैं अपनी बच्चियों की जानिब देखता तो मेरा दिल भर आता। वो दोनों मासूम छोटी सी उम्र में अपनी मां की शफकत से महरूम हो गई थी। मुझे अपनी बच्चियों की खातिर खुद को संभालना पड़ा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके सामने टूट कर बिखरूं तो वो मजीद सदमे का शिकार हो। मेरी बहन यानी उन बच्चियों की फुप्पी ही उन दोनों को संभालती रही। घर का सारा काम भी मेरी बहन झटपट निपटा लिया करती। मेरा दुख तो किसी तौर कम होने में ना आ रहा था। मेरी बहन का मशवरा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं ताकि बच्चियों की जिंदगी में मां की कमी पूरी हो सके, मगर मैं दूसरी शादी न करना चाहता था। मैंने अपनी जिंदगी उज़्मा के लिए वक्फ की थी। उसके मरने के बाद भी मैं उससे बेवफाई करने का सोच न सकता था। वैसे भी बच्चियों पर सौतेली मां लाने से बेहतर था कि वो बिन मां के ही पल जाए। और घर में ख्याल रखने के लिए
मेरी बहन तो मौजूद ही होती थी, लिहाजा मैंने उसका मशवरा न माना और तन्हा जिंदगी गुजारने लगा। मैंने अपनी जिंदगी अपनी बच्चियों के लिए वक्फ कर दी। दफ्तर से आने के बाद मैं सारा दिन उनकी दिलजोई में लगा रहता। मैं उनसे उनकी पढ़ाई के मुतालिक भी मालूमात लेता था ताकि उनकी पढ़ाई नजरअंदाज ना हो। वो भी अपनी फुप्पू का साथ पाकर काफी हद तक बहल गई थी। मुझे दफ्तर की तरफ से बैरून मुल्क जाने की पेशकश हुई तो मैंने अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर वो पेशकश कबूल कर ली। वैसे भी अब मेरा कहीं भी दिल न लगता था। मैं अपने घर में और अपने शहर में ही बेसुकून था। मेरी बीवी की मौत के बाद से मेरा दिल लगाना बहुत मुश्किल था, लिहाजा मैंने पेशकश कबूल की और बैरून मुल्क आ गया। मेरी बहन ने काफी हद तक मेरी बच्चियों को संभाल लिया। मेरे बैरून मुल्क जाने का सुनकर उसने बच्चियों को सीने से लगा लिया और कहा, मैं इनको माँ की कमी महसूस न होने दूंगी और अपने कलेजे से लगा कर रखूंगी और माँ बनकर पालूंगी। मैं भी मुतमईन था। मेरी बच्चियां मेरी बीवी के बाद मेरी बहन से ही अटैच थी, लिहाजा मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र करने की जरूरत न थी। मैं बैरून मुल्क आ गया और अपनी बहन को महीने के महीने बच्चियों के खर्च के लिए पैसे भेजा करता। मुझे वहां काम करते लगभग 1.5 साल हो गया था। मेरी अपनी बहन से तो फोन पर वक्तन फवक्तन बात हो जाया करती, मगर बच्चियों से बात ना हो पाती। जब भी मैं अपनी बहन से बच्चियों से बात करवाने का कहता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी बच्चियों से मेरी बात क्यों करवाना नहीं चाहती। मैं कोई भी वजह समझने से कासिर था। मुझे बैरून मुल्क गए 1.5 साल हो गया था। अब मेरा दिल अपनी बच्चियों से मिलने के लिए बेताब था, लिहाजा मुझे छुट्टी मिली तो मैं बगैर बताए ही पाकिस्तान चला आया। जैसे ही मैं घर के नजदीक पहुंचा तो घर के कुछ फासले पर मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस एक भिखारन बच्ची को बैठे देखकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि उसकी शक्ल काफी हद तक मेरी छोटी बेटी से मिलती थी। भला मेरी बेटी ऐसे हुलिये में यहां कैसे हो सकती थी। मैं सर को झटक कर आगे बढ़ा। जो ही दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाजा बजाने लगा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भिखारी के से हुलिये में घर के पास ही मौजूद थी। वो भी घर के दरवाजे की जाने पड़ रही थी। वो मुझे देखकर चौंक गई और अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा था। अब की बार मैं पहचान गया था कि वो मेरी ही बेटी थी। मैंने उसको जाकर बाजू से पकड़ा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये सब क्या है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा तो वो रोती हुई मेरे सीने से जा लगी। फुप्पो ने हमें कहा कि तुम्हारे बाबा कोई पैसे नहीं भेजते, लिहाजा बाहर से कमा कर लाओ तो ही खाना मिलेगा। हम दिन भर की दिहाड़ी इकट्ठी करके पहले फुप्पो के हाथ पर जाकर रखते हैं तो हमें कुछ खाने के लिए मिलता है। अपनी बेटी के अल्फाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं तो हर महीने बाकायदगी से पैसे भेजा करता था, और अगर मैं पैसे ना भी भेजता तब भी मेरी बेटियों को भिखारी बनाकर सड़क पर भेजने के बजाय उसे खुद बाहर निकलकर भीख मांगनी चाहिए थी। मैं गुस्से से भरा हुआ था। मैं फौरन ही अपनी बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर उसी जगह गया जहां मैंने अपनी छोटी बेटी को खड़े देखा था। वो अब भी उसी जगह पर खड़ी थी, जबकि उसने नजरें जमीन पर झुकाई हुई थी। मैंने उसके पास पहुंचकर उसे आवाज दी तो वो मुझे देखकर चौंक गई। बाबा! वो मुझसे लिपट गई। मैं अपनी दोनों बेटियों को बाहों में भरे आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल दिया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी बहन ने दरवाजा खोला। वो मुझे अपने सामने खड़े देखकर सजदा रह गई, जबकि मेरी दोनों बेटियां भी उसी भिखारी जैसे हुलिये में मेरे इर्द गिर्द थी। मेरी बहन के चेहरे के रंग ही उड़ गए। तुम कब आए? वो हैरानी से पूछने लगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और गुस्से से अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी बहन पर चढ़ दौड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बेटियों से भीख मंगवाते हुए मैं तुम्हें महीने के महीने खर्चे के पैसे भेजता था। कहाँ हैं वो पैसे? तुम उन पैसों का क्या करती हो जो तुम्हें मेरी बेटियों को 2 वक्त का खाना देने के लिए भी उनसे भीख मंगवाना पड़ी? मेरा बस न चल रहा था कि मैं अपनी बहन को जान से ही मार डालूं, मगर मुझे अम्मा ने ऐसी तरबियत ही न दी थी। मगर मेरी बहन ने जो कुछ मेरी बेटियों के साथ किया था वो मेरे लिए काबिल कबूल न था। मेरा बस चलता तो अभी के अभी अपनी बहन को घर से निकाल कर चलता कर देता, मगर वो भी कहाँ जाती। उसका मेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसको भी ऐसे ही भीख मांगनी चाहिए जैसे उसने मेरी बच्चियों से भीख मंगवाई। मैं ये सब सोचता हुआ गुस्से में जोर जोर से बोल रहा था, जबकि वो चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। मुझे नफरत है तुम्हारी बच्चियों से, शदीद नफरत। वो बोली तो मैं हैरान होकर उसका चेहरा देखने लगा। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी छोटी बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनसे नफरत की इंतहा पर पहुंच गई हो और उनको फकीर ही बना दिया?
क्योंकि ये उज़मा की बच्चियां हैं। वो सुकून से बोली तो मैं चौंक गया। क्या मतलब कि उज़मा की बच्चियां हैं? तुम उज़मा से इतनी नफरत करती थी कि तुमने उसकी बच्चियों को इस हाल तक पहुंचा दिया? मुझे बिल्कुल भी मालूम न था। तुमने तो जमानत ली थी कि तुम इन बच्चियों को मां बनकर पालोगी। क्या मां अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक करती है? तुम ये भूल गई कि उज़मा के साथ साथ ये मेरी भी बच्चियां हैं। उज़मा ही मेरे घर बर्बाद करने की जिम्मेदार थी। उसने मुझे बर्बादी की तह तक पहुंचा दिया, तो फिर मैं उसकी बच्चियों को क्यों ना तबाह बर्बाद कर दी। मेरी बहन बिना मतलब जाने क्या बोल रही थी। मुझे लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो गया है। वो घर में अकेली थी। उसका घर में अकेले रह रहकर दिमाग खराब हो गया था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? मैं गुस्से में दहाड़ा, मगर उसके सुकून में कोई फर्क न आया था। वो पुरसुकून चेहरा लिए, हाथ बांधे कमर पर हाथ रखकर कुर्सी पर जमकर बैठ गई, जबकि मैं हैरान परेशान खड़ा उसे देखता रह गया। शादी के 10 साल बाद तक मैं औलाद की नेमत से महरूम रही थी। मेरा शौहर चाहता था कि वो दूसरी शादी कर ले। उसकी मां ने उसके कानों में ये बात डाल दी थी कि वो अपने रिश्तेदारों की लड़की उज़मा को उसके लिए ब्याह कर ले आएंगी। उज़मा का नाम सुनकर उसकी भी राल टपक गई, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी। लिहाजा वो चाहता था कि वो भी उज़मा से शादी कर ले। उज़मा का घराना ज्यादा खाता पीता न था, जबकि मेरा शौहर एक बहुत ही अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखता था। लिहाजा अगर मेरे शौहर का रिश्ता उज़मा के लिए जाता तो उसके घर वाले इनकार न करते। मैं किसी सूरत न चाहती थी कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे। अगर मैं औलाद की नेमत से महरूम थी तो इसमें मेरा कोई कसूर न था। ये तो रब की मर्जी थी। मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो न माना। उसने यही कहा कि जैसे मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं औलाद के लिए दूसरी शादी करूं तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूंगा। मैं उसके रवैये पर हैरान थी। मैंने अपनी तरफ से उसकी खिदमत में कभी कोई कमी ना आने दी थी, और इस सब का सिला उसने मुझे ये दिया था कि दूसरी शादी करने को तैयार था। मैंने अपने सास ससुर की खिदमत में कभी भी कोई कमी न छोड़ी थी, और अपनी जिंदगी के अच्छे दिन भी उनके खिदमत में ही गुजारे थे, जबकि मेरे कड़े वक्त में वो ही मेरे खिलाफ डट कर खड़े हो गए थे और अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए उकसा रहे थे। मैं बिल्कुल तन्हा थी। मेरा साथ देने को कोई भी तैयार न था। मैंने अपने शौहर की मिन्नत समाजत तक की, मगर वो मांग कर न दिया, तो मैं भी जिद पर उतर आई। मैंने उससे लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। अब तो वो बिल्कुल ही डट गया कि वो दूसरी शादी करके ही रहेगा। लिहाजा मेरी सास उज़मा के घर रिश्ता भेजने का मंसूबा बनाने लगी। इससे पहले कि मेरे शौहर का रिश्ता उज़मा के घर जाता, मैंने अम्मा को कहा कि वो तुम्हारे लिए उज़मा का रिश्ता डाल दे। अम्मा ने ऐसा ही किया और उज़मा के घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया। मैंने जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करके उज़मा को तुम्हारे साथ रुखसत करवा दिया। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि मेरा शौहर दूसरी शादी न कर पाए। मेरा शौहर मेरी चालाकी पर हैरान और परेशान रह गया। उसे उम्मीद न थी कि मैं इस हद तक चली जाऊंगी कि उसको दूसरी शादी से रोकने के लिए अपने भाई की शादी उज़मा से करवा दूंगी, मगर मैं ये कर चुकी थी। वो हाथ मसलता रह गया। मैं किसी और लड़की से शादी करूंगा, पर मैं दूसरी शादी करके ही रहूंगा। मेरे शौहर ने मुझे उंगली दिखा दिखा कर बाखबर कर दिया था, मगर मुझे अब कोई परवाह न थी, क्योंकि वो किसी से भी दूसरी शादी करता तो करता, मगर मैं नहीं चाहती थी कि उज़मा से किसी सूरत भी वो शादी करे, क्योंकि मैं जानती थी कि उज़मा चंद दिनों में ही मेरे सास ससुर और मेरे शौहर के दिल में अपना घर कर लेगी। मैं उसके अच्छे बर्ताव और उसकी नरम दिली के कायल थी। उज़मा के अलावा मुझ पर कोई भी सौतन ले आता, मुझे परवाह न थी। एक दिन हमारा झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मेरे शौहर ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी और घर से चला गया। वो गुस्से में घर से निकला था, लिहाजा अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा बैठा और हादसे का शिकार होकर अपनी जिंदगी से ही चला गया। उसकी मौत की वजह से मेरी इज्जत रह गई और मैंने बाकी की जिंदगी उसकी बेवा बनकर गुजारी, वगरना मुझे बाकी की जिंदगी तलाक याफ्ता बनकर गुजारनी पड़ती। मुझे उज़मा पर बेहद गुस्सा था, हालांकि मैं जानती थी कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं, फिर भी वो मुझे इंतहाई जहर लगती थी। मैंने मजबूरी में उसे अपनी भाभी बनाया था, वगरना वो मेरी भाभी बनने के काबिल ही न थी। लिहाजा मैं उसे सताने और तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने न देती और उसे ताना देती कि मेरा शौहर उस पर फिदा था। उसने मेरे शौहर के साथ चक्कर चला रखा था, हालांकि वो बेकसूर थी और वो तो इस बारे में जानती भी न थी, मगर मैंने उसको तंग करने में कोई कसर न छोड़ी। मेरी नफरत उसकी मौत के बाद भी कम न हुई और उसकी बच्चियों पर उतरने लगी। लिहाजा मैंने इन बच्चियों को इस हद तक तबाह बर्बाद कर दिया जिस हद तक मैं खुद तबाह बर्बाद हुई थी।
और मरने से पहले मेरा शौहर मुझे तलाक देकर घर से निकला था। अपनी बहन की बात सुनकर मैं अफसोस से अपने बाल नोचने लगा। मैंने उज़मा पर कभी यकीन न किया था। उसने मुझे कहा भी था कि वो अपनी बहन से पूछे कि सब लड़ाई की वजह क्या है, मगर मैंने अपनी बहन से कभी भी न पूछा। मैं सोच भी न सकता था कि मेरी बहन इस हद तक गिर जाएगी कि वो अपने मफाद के लिए उसके साथ इस कदर बुरा सलूक करेगी और उसकी नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि उसकी बच्चियों को भी न बख्शेगी। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उसे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दूं, मगर मैं ऐसा न कर सका। वो जैसी भी थी, पर थी तो मेरी बहन ही, लिहाजा मैं अपनी बच्चियों की खुद ही खबरगिरी रखूं, यही बेहतर था। मैं अपनी बहन को घर से ना निकाल सकता था, लिहाजा मैंने घर के दरमियान में से दीवार करके 2 हिस्से बना दिए और एक हिस्सा अपनी बहन को दे दिया और दूसरे हिस्से में अपनी बच्चियों के साथ रहने लगा। मैंने दोबारा बैरून मुल्क जाने का इरादा मनसूख कर दिया और यहीं अपनी बच्चियों की बेहतरीन तरबियत करने लगा। मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा कभी ऐसी सूरत हाल से गुजरे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।